हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बीपीएससी स्पेशल क्लास में। और आज हमारी चर्चा का विषय है भारतीय इतिहास और संस्कृति में बीपीएससी से जो भी रिलेटेड सवाल होते हैं, चाहे वो 6, 7, 8 या 36, 38 नंबर का हो या फिर जितनी भी वर्ड लिमिट हो, उसके बारे में। आमतौर पर यही अवधारणा रहती है कि अगर मौर्य कला और पाल कला पढ़ ले तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसी बात नहीं है। आज हम इसी बात की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कला और संस्कृति से जुड़े हुए टॉपिक। तो आमतौर पर जब से सिलेबस बदला है उसमें कला संस्कृति से इतने टॉपिक हैं। एंशंट इंडिया के ऊपर है, प्राचीन काल के ऊपर, या मेडिएवल इंडिया से जुड़े हुए टॉपिक हैं आपको, मेडिएवल इंडियन आर्ट एंड कल्चर, या मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड कल्चर, या फिर कंटेम्पररी इंडियन आर्ट एंड कल्चर, स्पेशली 1947 के बाद। कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के जितने एस्पेक्ट्स हैं उसको लेकर के बिहार का रोल इनके साथ कैसा है, कैसी है इनकी कनेक्टिविटी, इन सब के ऊपर आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। पहले होता था कि सिर्फ पाल कला या फिर मौर्य कला पढ़ करके आप इतिश्री कर लेते थे या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म समझते थे। अब ऐसा नहीं है। आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए ये सारे एस्पेक्ट्स पर आपको ध्यान देना होगा। अगले टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले आता है एंशिएंट इंडिया का कल्चरल एस्पेक्ट। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है। अब बात जब एंशिएंट इंडिया की आती है तो ये दो टाइम पीरियड का उतना ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है भारत के साथ, भारत के बिहार के साथ। बट मौर्य आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ें या बिहार आर्ट एंड कल्चर, बोथ आर सेम थिंग। इसके ऊपर ठीक उसी तरह लेटर मौर्य या लेटर गुप्त पीरियड या लेटर गुप्त पीरियड, इन सारे टाइम पीरियड से बिहार की कनेक्टिविटी कैसी है, बिहार इनसे कैसे जुड़ा है, बिहार इनसे किस रूप में जुड़ा है, बिहार इनसे कैसे प्रभावित हो रहा है, ये सारे पहलू आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक बन के आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर। आमतौर पर 2-3 टॉपिक्स आप लोग पढ़ के अपना कर्तव्य पूरा समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुल 15 से ज्यादा टॉपिक हैं इस छोटे से लेसन में। लगभग इनको आपको इतने वर्ड लिमिट में या सब टॉपिक्स के ऊपर कितने पॉइंट्स तैयार करने हैं वो बात करनी है। जैसे मौर्य आर्ट कल्चर के विविध तत्व, प्रकृति, टिप्पणी, लक्षण, सामान्य लक्षण, विशेषता, देन, धार्मिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष, महत्व, भारतीय संस्कृति में योगदान, मौर्य प्रशासन की विशेषता कैसे प्रकट, अशोक की आइडियोलॉजी कैसे हमारे सामने आती है, बौद्ध रिलीजन किस तरह इफेक्टेड रहा है या इसको इफेक्टेड किया, एक ग्लोबल इंडिया, बृहत्तर भारत के निर्माण में कैसे सहभागी है। इतने सारे मुद्दे हैं, 15 से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इन सब के ऊपर आपके पास 10 से 15 पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाके आप सारे लिख पाएंगे। कोई प्रश्न पूछे, इसके बाहर कुछ नहीं आता। आमतौर पर बच्चे लोग रटना शुरू कर देते हैं, वही राजकीय कला, वही लोक कला, और जाके लिखाते नहीं। ये गलत ट्रेंड है, इसीलिए बच्चों को मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। पेरेंट्स जब कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर मार्क्स नहीं मिला, मार्क्स कैसे मिलेगा, प्रश्न कुछ और पूछ रहा है और तुम एक रटे रटाए पैटर्न को जाकर के लिख के आ रहे हैं। इतने एंगल हैं सिर्फ मौर्य आर्ट से। लगभग 15 टॉपिक हैं, इन सब के ऊपर आप 10 से 12 पॉइंट पहले कॉपी में लिख ले और फिर इतने सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर विचार कर लें कि अगर ये शीर्षक से प्रश्न आ रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे या इस प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसे होगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं लेटर मौर्य। लेटर मौर्य का जो एक टाइम पीरियड है गुप्त के पहले तक का, हालांकि यह नए सिलेबस में इंक्लूडेड है बट किसी को दिखाई नहीं देता है। अब इसमें क्या पढ़ना है कि लेटर मौर्य कल्चरल एस्पेक्ट से बिहार कैसे रिलेटेड है। यहां भी 10 टॉपिक बनते हैं। ये 10 टॉपिक हैं, जैसे एक जनरल कैरेक्टर क्या है, सामान्य विशेषता, कला के मेजर एस्पेक्ट, गांधार कला, मथुरा कला, दर्जनों बार आईएएस में पूछा जा चुका है। किस प्रकार के लिटरेचर लिखे गए, किस प्रकार के आर्किटेक्ट बने, इनका कैरेक्टर क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है उसमें क्या मेजर चेंज आया, और फिर इनमें जो सोशल चेंज हुआ ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हालांकि इस टाइम पीरियड से बिहार डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बट इसका असर बहुत ज्यादा पड़ा। खासकर जो पाल कला बाद में डेवलप हुआ बिहार में, वो इसी टाइम पीरियड से इफेक्टेड माना जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर अगर सिलेबस में इंक्लूड हुआ है तो इसके बारे में भी एक आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रश्न सीधे पूछ दे कि मौर्योत्तर काल से या मौर्योत्तर कला से बिहार कैसे संबंधित है, तो इतने एंगल होंगे, या फिर कोई भी एंगल लेकर के पूछे, खासकर
गांधार कला और मथुरा कला का कैसे प्रभाव पड़ा बिहार के मूर्ति कला पर। तो एक पहले से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग तय होगी तो आप बेहतर तरीके से इनके समझ को आप विकसित कर पाएंगे और उत्तर भी लिख पाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो है गुप्तकालीन कला, संस्कृति और बिहार। भारत की पूरे प्राचीन भारत की कला और संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गुप्त पीरियड का आर्ट एंड कल्चर। इतने टॉपिक है, इंपॉर्टेंस, जनरल कैरेक्टर, प्रवृत्ति, टिप्पणी करें, साहित्यिक विशेषताओं की चर्चा करें, आर्किटेक्ट के तत्व क्या है, लक्षण क्या है, विशेषता क्या है, मंदिर निर्माण शैली पर टिप्पणी करें, यही क्वेश्चन आया था इस बार बीपीएससी में। ये फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लिटरेचर है, स्वर्ण युग कैसे है, क्यों है, मौर्य युग से तुलना करें, या धार्मिक विशेषता क्या रही है। पिछले 10 सालों के आईएएस के पेपर को उठा करके देखे तो ये सारे प्रश्न आए हैं। तो जब आईएएस में पूछा गया है तो इनकी पूरी संभावना बनती है कि बीपीएससी में भी पूछे, चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस। लगभग 12 टॉपिक हैं और इन सब के ऊपर आपके पास 10 से 15 पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाकर के आपका परफेक्शन आएगा इस टॉपिक के ऊपर। इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है गुप्तोत्तर कालीन कला। अब गुप्तोत्तर कालीन कला में पाल कला, राष्ट्रकूट कला, चालुक्य कला, द्रविड़ कला, मंदिर निर्माण, साहित्यिक रचनाएं, इसमें से ये टॉपिक आया है इस बार के या पिछले साल के बीपीएससी के पेपर में। पाल कला 12 बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में, अब ये सब बचे हुए हैं, इनके बारे में भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वही 10 से 12 पॉइंट्स आप अपने कॉपी में इसको लिख ले, तब जाकर के ये पूरा टॉपिक एक आपका तैयार हो जाएगा कि गुप्तोत्तर कला या संस्कृति में बिहार कैसे जुड़ा है। ठीक उसी तरह पाल कला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका नाम ही रख दिया है बीपीएससी पाल कला और संस्कृति। करीब करीब 10 टॉपिक बनते हैं और सबके ऊपर आपके 10 से 15 पॉइंट्स होने चाहिए। कैसे बनते हैं जरा देखिए। पाल कला के विविध तत्वों की चर्चा करें, सामान्य विशेषताएं क्या है, जनरल कैरेक्टर, इंपॉर्टेंस क्या है, चर्चा करें, रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है, चर्चा करें, बौद्ध रिलीजन से कैसे इफेक्टेड हुआ, मूर्ति निर्माण कला की विशेषता क्या रही, चित्रकला का जनरल कैरेक्टर क्या है, कैसे रंग प्रयोग होते हैं, टिप्पणी करें, या मौर्य कला से कंपेयर, या फिर भारतीय कला और संस्कृति में योगदान आईएएस में पिछले 2019 या 20 में आया। इतने एस्पेक्ट बनते हैं पाल कला के, और बच्चे एक ही नोट्स बनाते हैं और रटना शुरू करते हैं, प्रश्न में कुछ और पूछा जाता है, लिख के कुछ और आते हैं, तो भाई नंबर कहां से मिलेगा। यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेंटोरशिप में सीखी जानी है या सीखा जाना चाहिए, और आमतौर पर स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। वो किसी भी ट्रेडिशनल किताब या गाइड को उठा करके रटना शुरू कर देते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, और उस पर आंसर राइटिंग क्या होना चाहिए, इसके ऊपर तो सोचते ही नहीं है। अगर इतना सोच ले तो फिर क्या प्रॉब्लम। अगला टॉपिक है मिडिएवल इंडिया आर्ट एंड कल्चर और बिहार। आमतौर पर मध्यकालीन भारत के बारे में लोग यही सोचते हैं कि थोड़ा सा कुछ मस्जिद पढ़ लो, थोड़ा सा मकबरा पढ़ लो, हो गया, बट ऐसा नहीं है। बात जब मिडिएवल इंडिया कल्चरल एस्पेक्ट की होती है तो आर्किटेक्ट अलग है, फिर लिटरेचर जो हुए हैं उनका कैरेक्टर अलग पढ़ना है, फारसी, उर्दू, मैथिली, और यही वो दौर था जब मैथिली साहित्य डेवलप होकर के सामने आया या हिंदी साहित्य का एक नया रूप आया। ठीक उसी तरह सूफीज्म, इनकी जो बिहार में जो इनकी आइडियोलॉजी है, एक अलग से सिलसिला शुरू हुआ, फिरदौसी, या उनका निर्माण स्थल बिहार में कहां कहां है। ठीक उसी तरह संगीत, मैथिली संगीत का इसी समय ओरिजिन होता है। ठीक उसी तरह रिलीजियस आइडियोलॉजी, सूफीवाद हो गए या वैष्णववाद हो गए, इनका भी एक केंद्र बिहार जबरदस्त रूप से रहा। चित्रकला, यही वो टाइम पीरियड है जब मधुबनी चित्रकला का ओरिजिन होता है, या फिर गीत संगीत, यही वो दौर है जब मिथिला या मैथिली गीत संगीत उभर के आता है। विद्यापति का एक नाम अपने आप में ही इतना महत्वपूर्ण है बिहार की कला और संस्कृति को मध्यकाल में सामने लाने का। तो इतने एस्पेक्ट हैं मध्यकालीन भारतीय कला और संस्कृति बिहार। करीब करीब 10 टॉपिक बनते हैं। इससे ऑनेस्टी में कह रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट की निगाह मेडिएवल टाइम पीरियड के इस आर्ट एंड कल्चर पर नहीं जाती। वो आर्ट एंड कल्चर का मतलब रटा रटाया समझ चुके हैं, पाल कला, मौर्य कला, मधुबनी वगैरह वगैरह। ठीक उसी तरह मॉडर्न में आता है, मॉडर्न में भी है, आर्किटेक्ट है, पेंटिंग है, नाट्य, गीत संगीत और साहित्य। यही वो टाइम पीरियड है जब पटना कलम का उदय होता है। यही वो टाइम पीरियड है जब नौटंकी या बिरहा कला का उद्भव होता है, लोकगीत है, नाट्य है, और हिंदी साहित्य में दिनकर और रेणु जैसी रचनाएं हैं। तो जब बात आती है मेडिएवल के बाद मॉडर्न
आर्ट एंड कल्चर की, उससे बिहार कैसे कनेक्टेड है। तो इतने एस्पेक्ट हैं, इन सब के ऊपर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है और 10 से 12 पॉइंट्स आपको लिख लेना है कि क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, किसी भी रूप में आए, आप उस चीज को बेहतर तरीके से लिख सके। ठीक उसी तरह अगर बात आती है सिर्फ बिहार और कला और संस्कृति की, कई बार बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा है। मैं पिछले 20 सालों के पेपर को जब रिव्यू कर रहा था तो ये चीज मेरे सामने आई। एक बार पूछा सामान्य लक्षण क्या है, फिर पूछा विशेषता क्या है, एक बार पूछा है विशिष्ट विशेषता क्या है, या इंडियन आर्ट एंड कल्चर कैसे इफेक्टेड हुआ, एक बार पूछा सिर्फ आर्किटेक्ट, एक बार पूछा कि भाई फिलॉसफिकल एंगल क्या है, या फिर चित्रकला की विशेषता क्या है। तब आपको हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मॉडर्न एरा तक, या पूरे एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न एरा के जितने एस्पेक्ट हैं सब लिखे जाने हैं इसमें। 98% बच्चे मुंह ताकने लगते हैं कि सर इसमें क्या लिखें, और वही वो पाल कला और मौर्य कला लिख करके चले आते हैं। ऐसा नहीं है। जब ये पूछता है कि ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर में बिहार कहां है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब से हिस्ट्री शुरू हो रही है और प्रेजेंट एरा तक जितने आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट हो सकते हैं, डायमेंशन हो सकते हैं, वो सब आपके आंसर में आने चाहिए। 36 से 38 नंबर वाले जो बड़े प्रश्न आते हैं वो इसी में आएंगे, और फिर 6, 7, 8, 9 जो छोटे शब्द वाले होते हैं नंबर, या छोटे नंबर वाले जो होते हैं, उसमें कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक बन के आता है, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो हम लोगों ने चर्चा की वो इसी के रूप में की है। इतने सारे टॉपिक हैं, आपके पास किताबें भी वही हैं, मैटर भी वही है, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो जाता है तो लिखने का भी तरीका अलग हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ पाल कला मौर्य कला पढ़ करके हम अपना काम चला लेंगे, वो इस गलतफहमी में न रहें। इतना पढ़ने के बाद भी हर स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग आते हैं। वो क्यों आते हैं, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो यही है कि बच्चे कभी भी एस्पायरेंट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ना वर्ड लिमिट उनको लिखने आता है, ना वर्ड लिमिट में लिखने आता है, ना टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है, ना जो प्रश्न की डिमांड है ना वो समझ पाते हैं, और फिर वो रट के चले जाते हैं। जैसे इस बार के मेंस में अगर मौर्य कला आना है तो फिर वो रट के चले जाएंगे राजकीय कला और लोक कला। ऐसा नहीं है। उस पूरे कंटेंट को इतने डायमेंशन में आप सोचिए, उसी में से पॉइंट निकालिए। वही इम्तियाज अहमद पढ़ना है आपको, एक ही किताब पर्याप्त है, लेकिन जो चीजें पूछ रही हैं उनमें अंतर है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग में अगर आपका आंसर टू द पॉइंट वर्ड लिमिट में नहीं हुआ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 98% बच्चों के उत्तर एक जैसे होते हैं। वो किसी कुंजी या किसी नोट से उठा करके चीजों को रटते हैं और वो जा करके लिखाते हैं, वही रामपुरवा, वही राजा प्रसाद। ऐसा नहीं है। मार्क्स मिलते हैं, 70% तक मार्क्स मिले हैं, बट आपके उत्तर में वो चीज होनी चाहिए, वो डिफरेंसेस होनी चाहिए। तो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर में इतने टॉपिक बनते हैं, किताबें 1 या 2 सफिशिएंट है। बस सोचने का एंगल और टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन के तरीके आपके अलग अलग होने चाहिए, तब जाके आपके राइटिंग में परफेक्शन आएगा, और तब जाके मोर देन 70% मार्क्स भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रिएट कर सकते हैं। तो अब खुद सोच करके देखिए कि क्या आर्ट एंड कल्चर के इस छोटे से टॉपिक पर आपने इतने सारे एंगल तैयार किए हैं? क्या आपको इतनी सारी चीजें लिखने आती हैं? क्या आपने वर्ड लिमिट का पालन किया है? कभी अपने आंसर की क्वालिटी को चेक किया है? अंतरात्मा पर हाथ रखिए, हृदय से पूछिए, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।